सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी का DCIAS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 19 फरवरी 2023 है। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIAS और पढ़िए सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में डेली का करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर साथियों। आज का अपना पहला सवाल है कि जीएसटी से संबंधित कथनों में से सही कथन कौन सा है, उसका आप चयन कीजिए। आपके सामने ऑप्शंस, पहला है कि जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक हुई है कल। इसमें पेंसिल और इरेजर पे पहले जीएसटी टैक्स हुआ करता था 18%, अब उसको घटा के 5% कर दिया गया है। ऐसा कहना है हमारे पहले ऑप्शन यानी पहले विकल्प का। लेकिन पहला विकल्प हमारा क्या है, गलत, क्योंकि पेंसिल और इरेजर पे पहले तो जीएसटी टैक्स जो लगता था वो 18% लगता था, लेकिन अब घटाकर कर दिया गया है 12%, यानी 12% जो है परसेंटेज जीएसटी लगा दिया गया, यानी घटा दिया गया। इसमें एक तरीके से 5% नहीं किया गया है। सो ऑप्शन फर्स्ट गलत है। अब सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं कि जीएसटी की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है साथियों, क्योंकि जीएसटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। उनके द्वारा कल 50वीं बैठक हुई जीएसटी की, जिसमें इरेजर और पेंसिल पे 18% से जीएसटी कम करके अब 12% कर दिया गया है। आगे वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि जीएसटी परिषद की स्थापना 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। जी, दैट्स राइट। अगला ऑप्शन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान के भाग 11 में जीएसटी परिषद का उल्लेख है। जी नहीं, भाग 12 में है। थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करेंगे जीएसटी पर साथियों। सबसे पहले तो जीएसटी है क्या, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर, और यह एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है, जो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसपे हमारे तत्कालीन उस समय के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी ने जब सिग्नेचर किया तो 2017 में आधी रात को जीएसटी लागू हुआ और 101वां संविधान संशोधन था जो संसद के पटल से पारित हुआ और जिसपे महामहिम राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किया। जीएसटी पारित करने वाले राज्यों की अगर बात करूं तो पहला जो राज्य था वो असम था। असम एक ऐसा पहला राज्य था जिसने जीएसटी को पारित किया था अपनी विधानसभा में, यानी अप्रूवल देने वाला। और जीएसटी में आप सभी को पता है कि राज्य और संघ दोनों के वित्त मंत्री या इनके द्वारा मनोनीत कोई मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं सबसे बनता है जीएसटी काउंसिल, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 12 में है। ऐसा भाग 12 में क्या है साथियों, भाग 12 में संघ और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध होते हैं उनका उल्लेख है, और उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 279A 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें जीएसटी परिषद का उल्लेख है और इस बार 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई, जिसमें पेंसिल और इरेजर पे 18% से जीएसटी घटा के अब 12% कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि चीता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नामीबिया से 12 चीते लाकर गिरी राष्ट्रीय उद्यान में डाला गया। जी नहीं, पहला ऑप्शन 2 जगह गलत है। पहला कि नामीबिया से 12 चीते नहीं लाए गए थे, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। दूसरा ऑप्शन ये है, इसी में जो गलती है वो है गिर नेशनल पार्क। जी नहीं, नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे ये गिर नेशनल पार्क में नहीं, ये कूनो पालम पामपुर नेशनल पार्क जो शिवपुर मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा उसमें यहाँ से डाले गए थे। अगला सवाल है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जी नहीं, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में मिलेगा।
जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो पहला भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि नामीबिया से 12 चीते नहीं लाए गए थे, 8 चीता लाया गया था। पहली गलती ये थी। दूसरा, गिर नेशनल पार्क में नहीं डाला गया था, कुनो नेशनल पार्क में डाला गया था। दूसरा ऑप्शन जो बी है, ये कह रहा है गिर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, जी नहीं, ये गुजरात में है, मैंने आपको बता दिया, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते लाकर कुनो नेशनल पार्क में डाला गया। जी नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं 12 चीते कल यानी 18 फरवरी 2023 को एक और ऐतिहासिक दिन बना, जब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाके कुनो नेशनल पार्क में डाला गया मध्य प्रदेश में। इससे पहले नामीबिया से 8 चीते लाकर कुनो नेशनल पार्क में डाला गया था। अब टोटल भारत में चीतों की संख्या जो हो गई है वो बढ़ के हो गई है 20। डी ऑप्शन क्या है कि भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यह आंसर सही है। दरअसल साथियों, 1948 में आखिरी बार चीता देखा गया था। जो छत्तीसगढ़ के कोरिया के महाराजा थे, उन्होंने उसका शिकार करके उसका जान ले लिया था, जिसके बाद चीते भारत में नहीं दिखाई दिए। और उसके बाद 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया। और अब आपने देखा कि जहां 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर नामीबिया से 8 चीते लाकर कुनो नेशनल पार्क में डाला, वही अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाकर भी कुनो नेशनल पार्क में डाला गया। और इस तरह इनकी संख्या बढ़ के हो गई अब 20। दुनिया भर में साथियों चीता की 6 प्रजातियां सूचीबद्ध है। इसमें एक तो आपको एशियाई चीता मिलेगा, एशियाई चीता जो रशिया, अरब प्रायद्वीप और ओमान के तट पे पाए जाते हैं। एक तरफ से आप ये कह सकते हो जो खाड़ी देश हैं और रशिया, यहाँ पे एशियाई चीते पाए जाते थे। हालांकि ये सब अब विलुप्त अवस्था में हो चुके हैं। और एक उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के चीते हैं, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के। तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के जो चीते हैं, एक ये भी दुनिया में पाए जाते हैं, इस प्रकार के चीते, इस प्रजाति के चीते। और तीसरा जो चीता है साथियों, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये दक्षिण अफ्रीकी चीता हैं जो अंगोलिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक द कांगो, जोमांगिब, नामीबिया में पाए जाते हैं। और यहीं से यानी दक्षिण अफ्रीकी जो चीता है उसी की प्रजाति भारत में लाई गई। पहले 8 नामीबिया से और अब 12 साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से। और चीता का जो साइंटिफिक नेम है साथियों वो है एसिनोनिक्स जुवेटक्स। और इनकी स्पीड कहते हैं मैक्सिमम होती है पूरी दुनिया में, ये 90 से लेके 120 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से स्पीड से दौड़ सकते हैं। और प्लायोसीन में ये पृथ्वी पे आए थे। तो ये था चीता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। लेकिन साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान की, मध्य प्रदेश के बारे में। कि जैसा हमने बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में जो कुनो नेशनल पार्क है उसमें चीता डाला गया। अब मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे टोटल भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो उनकी संख्या तो 106 है, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, उनकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और प्रिटेरिया राष्ट्रीय उद्यान। और हमने कुनो नेशनल पार्क की बात कर ली। तो ये 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं साथियों। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट। जी हाँ, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में और ये निर्मित हुआ था या स्थापित हुआ था या कह सकते हो, घोषित किया गया था 1936 में। 1936 में सबसे पहले जो देश में पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कई और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मैं बात करूँ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और नंदा देवी जो है साथियों, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक हिमालय की चोटी भी है जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू गार्डबिन राष्ट्रीय कंचा जंगल के बाद नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी भी है। अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर चर्चा कीजिए। संविधान के छठी अनुसूची में 8 राज्यों का उल्लेख है, ऐसा हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। ये गलत है। भारत के संविधान के छठी अनुसूची में 8 नहीं दोस्तों, केवल 4 राज्यों का उल्लेख है। इसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम शामिल है। अगला सवाल है कि हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में किया। ये सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तीसरे आंसर ऑप्शन की बात करते हैं कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। जी नहीं, ये जनजातीय कल्याण मंत्रालय जो हमारा है उसके द्वारा शुरू किया गया। और जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, जिसको हम ट्राइफेड के नाम से जानते हैं। तो ये ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है आदि महोत्सव, जिसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भारत के संविधान के भाग 10 में जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है, तो ये भी सही आंसर है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि हाल ही में एरो इंडिया शो हो रहा है, आप सभी को पता भारत में प्रदर्शित हो रहा है, इसका भारत मेजबानी कर रहा है। इसमें क्या है कि सूरज क्या है। एरो इंडिया शो में सुर्खियों में रहा है सूरज। आपको बताना है सूरज क्या है। एक फाइटर विमान है, एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, मध्यम दूरी की मिसाइल है या ड्रोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरज एक ड्रोन है जो सौर ऊर्जा पे आधारित है। जी हाँ, सौर ऊर्जा पे आधारित एक ड्रोन सुर्खियों में रहा एरो इंडिया शो भारत में, जिसका आयोजन हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्रोन। अगला ऑप्शन है कि पहला सुंदरवन पक्षी महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ। असम, पश्चिम बंगाल, भुवनेश्वर या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लगभग सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि सुंदरबन जो हमारा है वन्यजीव अभ्यारण्य है, आप सभी को पता है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य है सुंदरबन, एक मैग्रोव वन वाला क्षेत्र है सुंदरबन, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबन, एक नेशनल पार्क है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। तो ये सारी खासियत सुंदरबन की है। और सुंदरबन में बहुत सारे पक्षी भी पाए जाते हैं, एक पक्षी अभ्यारण्य भी है अपने आप में। तो इसलिए पहला सुंदरवन पक्षी महोत्सव का आयोजन हो रहा है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अब बात पश्चिम बंगाल की है साथियों, तो थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है, दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो आपको पता है कि भारत 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, एक पाकिस्तान और एक अपना इंडिया। अब पाकिस्तान भारत में 2 मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थापित हुआ। अगर इसमें बात करूं तो प्रथम था ये हमारा प्यारा भारत, इसका एक बार मैप देख लीजिए। तो ये गुजरात है, इस गुजरात से यहाँ तक आप जाओगे लद्दाख तक, तो ये एरिया जो है यहीं तक है साथियों। इसको हम पाकिस्तान के रूप में जानते थे। और एक तो इधर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका था, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो जब पूर्वी पाकिस्तान गठित हुआ एक नए देश के रूप में, तो यहाँ पे एक हिंदू बहुल इलाका था या बंगला भाषी बहुल इलाका था, जो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता था। इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा
पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये जो पूर्वी बंगाल था ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, इसलिए इसका नाम दिया गया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। आज तक ये नाम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। अब बात पश्चिम बंगाल की करें साथियों, तो इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अच्छा, आप लोग सब जानते होंगे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। अब वेस्ट बंगाल में टोटल जो जिलों की संख्या है वो है 23 और यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 294। अब ये पॉपुलेशन अच्छी खासी पश्चिम बंगाल में, इसलिए सीटों की संख्या आपको ज़्यादा दिखेगी। लोकसभा में सीटें हैं 42 और राज्यसभा में सीटें हैं 16। साथियों, वेस्ट बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीन अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को स्पर्श करता है। नेपाल को स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपका ये नेपाल हो जाएगा और ये आपका सिक्किम हो जाएगा, ये आपका भूटान हो जाएगा और यहाँ से छोटा सा ऐसा आता पश्चिम बंगाल, इसको भी टच करता है, इसको भी, यानी नेपाल को भी टच करता है और भूटान को भी टच करता है। तो नेपाल और भूटान इन दो देशों को स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश को स्पर्श ही करता है। तो ऐसे में तीन अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को स्पर्श करने वाला बांग्लादेश भारत का राज्य है, पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है। और पश्चिम बंगाल भारत के अगर राज्यों की बात करूं तो सिक्किम को स्पर्श करता है, असम को स्पर्श करता है, उड़ीसा को स्पर्श करता है, झारखंड को स्पर्श करता है, बिहार को स्पर्श करता है। तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाओं को वेस्ट बंगाल स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करूं साथियों, तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और नेवरा वैली जो है यह भी पश्चिम बंगाल में है, नेवरा घाटी या नेवरा वैली। इसके अलावा सिंगलीला और सुंदरवन। तो सुंदरवन के बारे में हमने आप सभी को बता दिया। तो सुंदरवन में हो रहा है पहला सुंदरवन पक्षी अभ्यारण्य महोत्सव। और अन्य पश्चिम बंगाल के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नेवरा वैली, सिंगलीला है। सुंदरवन के बारे में हमने आपको बता दिया साथियों कि सुंदरवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी हाँ, सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन पूरी दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं, अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन में ही। सुंदरवन एक टाइगर रिजर्व भी है। जी हाँ, एक टाइगर रिजर्व है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व देश में है 18। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है जहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना रहते हैं, तो इसमें कोर होता है, फिर ट्रांजैक्शन होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। इन सारे क्षेत्रों को जो कई रूपों में बंधे होते हैं और कई सारे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। देश में इनकी संख्या कितनी है? 18 में से आपको पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और कब घोषित किया गया था सुंदरवन को, अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो 1987 में 1987 में घोषित किया गया था। अब एक सवाल आप पूछोगे सर पहला कौन सा था? तो पहला था नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है, नीलगिरी जो हिल्स हैं उसको सबसे पहले घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। इसके साथ और किसी को घोषित किया गया था? जी हाँ, इसके साथ ताजमहल को घोषित किया गया था जो होना ही है। इसके अलावा आगरा का किला घोषित किया गया था जो अकबर ने बनवाया था। उसके बाद 1987 में आप पाओगे कि सुंदरवन को भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। क्षमा चाहते साथियों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई हमसे। पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी ही था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ताजमहल, आगरा वगैरह ये विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए थे, ना कि बायोस्फीयर रिजर्व। 1987 में घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरवन।
अगला सवाल है कि भारतीय मूल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि भारतीय मूल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारतीय पासपोर्ट धारक जो विदेश में रहते हैं उन्हें भारतीय मूल कहते हैं। जी नहीं, उन्हें NRI कहते हैं, भारतीय मूल नहीं कहते हैं। भारतीय मूल उन्हें कहते हैं जिनके माता पिता, दादा दादा, नानी नाना भारत के निवासी थे, लेकिन अब वो भारत से जाकर किसी और देश की नागरिकता हासिल कर लिए हैं। अब वो उस देश के पूर्णतः नागरिक हैं, लेकिन उनके जो वंशज थे वो भारत के थे, उन्हें कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। दूसरा सवाल है, ऑप्शन है साथियों कि हाल ही में मूल भारतीय अनिल मोहन को व्हाट्सएप का CEO नियुक्त किया गया है। ये भी गलत है। नील मोहन को, अनिल नहीं होगा साथियों, नील मोहन होगा। तो नील मोहन को व्हाट्सएप का CEO नहीं नियुक्त किया गया है, नील मोहन को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया गया है, क्योंकि यूट्यूब के जो CEO थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो अब भारत के जो लोग हैं, या मैं कहूँ भारत के लोग नहीं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनका एक तरीके से कब्जा हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों में। जैसे मैं कहूँ सत्या नडेला गूगल के CEO हैं। जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। सत्या नडेला गूगल के CEO नहीं है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। और मेघना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय NH ट्रस्ट की CEO बनी, ये सही है। अभी हाल ही में मेघना एक लेडी हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय NH की ट्रस्ट की CEO बनी हैं। तो ये दैनिक जागरण में एक तरीके से बहुत बड़ी हेडलाइन बनी हुई थी, इसको मैंने कवर किया। बात करूं अगर भारतीय मूल की, तो इसमें आप देखोगे हमने सत्या नडेला साहब की बात की। सत्या नडेला जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। सुंदर पिचाई जो हैं ये गूगल के CEO हैं। और अभी आपने देखा कि नील मोहन जो हैं वो अब यूट्यूब के CEO बन गए हैं। तो भारतीय लोग प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और इनका एक और इतिहास हुआ है कि ये यूट्यूब के भी CEO बन गए हैं। बाकी आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो भी भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा फिजी जाओगे आप, बहुत सारे ऐसे देश हैं, लगभग 8 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतीय मूल के लोग मंत्रालय में या बड़े बड़े पदों पे नियुक्त हैं। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ लॉन्च किया। लद्दाख, शिमला, धर्मशाला या देहरादून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया है। अब साथियों बात लद्दाख किया है तो लद्दाख के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दरअसल 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना था। ओके, वर्तमान लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 जिले हैं। एक तो लेह है जो लद्दाख की राजधानी है, और एक है सियाचिन। जी हाँ, तो लद्दाख में मात्र 2 जिले हैं, लेह और सियाचिन। यहाँ से एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लद्दाख का, उनका नाम है जयेश नागपाल। जी हाँ, जयेश नागपाल करके नाम है इनका, और ये संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ की एलजी हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो हैं राधा कृष्ण माथुर। इसके अलावा इसके भौगोलिकरण की बात करूं साथियों, तो लद्दाख के सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक की बात करूं तो यहाँ का एक पक्षी है जिसको हम काला गर्दन वाला सारस कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पाया जाता है काला गर्दन वाला सारस। इसे राजकीय पक्षी घोषित किया है लद्दाख ने। तो ये सवाल पूछ सकता है। यहाँ का जो राजकीय जीव है वो है पिका, और यहाँ पे आपको बौद्ध स्थल मिलेंगे, धर्मशाला वगैरह आपने देखा है तो, हालांकि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है धर्मशाला, लेकिन लद्दाख बौद्ध मठों और बौद्ध धर्मस्थल के लिए जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, और लद्दाख में आपको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। जो हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, अब वो लद्दाख में आ चुका है। और लद्दाख में आपको झीलों की बात करूं तो एक पेंगोंग झील है जो सुर्खियों में थी, जहां भारत और चीन के बीच में झड़प हुआ था, तो पेंगोंग झील भी आपको मिलेगी। और
दुंग दरला और मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जैसे खूबसूरती है लद्दाख की। अगला सवाल है कि क्रिकेट के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। आईसीसी के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, जी नहीं। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। आईसीसी की स्थापना 1928 में हुई थी, जी नहीं। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। और आईसीसी के सचिव हैं जय शाह, जी नहीं। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। और अगला और लास्ट ऑप्शन है कि भारत तीनों फॉर्मेट में दुनिया का नंबर 1 टीम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जहां 1909 में 15 जून को आईसीसी की स्थापना हुई थी साथियों। 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी, लेकिन बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। आईसीसी की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आईसीसी के बारे में बताया, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट। और इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों आईसीसी का जो है वो है दुबई में। दुबई आप सभी को पता है यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। इसके जो चेयरमैन है वो हैं ग्रेग बर्किल या ग्रेग बर्कले, जी हाँ, ग्रेग जो बर्कले हैं आईसीसी के चेयरमैन हैं। जबकि सचिव की मैं बात कर लूँ तो जोफ अलाड्रिज इसके सीईओ हैं। दुनिया का पहला क्रिकेट मैच जो हुआ था वर्ल्ड कप का, अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो पहला विश्व कप हुआ था 1975 में, आईसीसी के द्वारा करवाया गया था। पहले जब क्रिकेट हुआ करता था तो 60 ओवर का हुआ करता था। बाद में आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में जो ओडीआई है वो 50 ओवर का होता है, लेकिन पहले जब विश्व कप हुआ था 1975 में तो ये 60 ओवर का हुआ था। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। और पहला जो था ये इंग्लैंड ने जीता था 1975 में। और अभी लेटेस्ट जो 2019 में विश्व कप खेला गया उसको भी इंग्लैंड ने ही जीता। और अगले वर्ष का तात्पर्य इसी वर्ष साथियों, इसी वर्ष 2023 में 50-50 विश्व कप होगा और जिसकी मेज़बानी भारत के कंधों पे है। अगले सवाल की ओर अगला और आखिरी सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? गुलाब चंद कटारिया, अब्दुल नजीर, लक्ष्मण प्रसाद या शिव प्रसाद शुक्ल? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिव प्रसाद शुक्ल नियुक्त हुए हैं हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। पहले हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हुआ करते थे वो होते थे राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर साहब। अब चेंज हो गए हैं। गुलाब चंद कटारिया जी की अगर मैं बात करूं तो गुलाब चंद कटारिया जी राज्यपाल नियुक्त हुए हैं असम के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं गुलाब चंद कटारिया। पहले जगदीश मुखी राज्यपाल हुआ करते थे असम के। अब्दुल नजीर की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, जहां आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिश्चंद्र साहब। और लक्ष्मण प्रसाद जी की बात करूं तो लक्ष्मण प्रसाद जी राज्यपाल नियुक्त हुए हैं सिक्किम के, और इससे पहले सिक्किम के जो राज्यपाल थे वो गंगा प्रसाद थे। बात हिमाचल प्रदेश क्या है साथियों, थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले देखेंगे हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना, इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी था। जब पंजाब और हरियाणा नए राज्य बने तो उसी के साथ हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। बाद में 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, क्योंकि हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पे, क्योंकि विधानसभा में 68 सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस ने सरकार बनाई हिमाचल प्रदेश में। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। अब कांग्रेस 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है और हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में साथियों आपको कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क आपको मिलेगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है अपने आप में, और रेणुका राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। रेणुका एक वेटलैंड भी है और देश की सबसे छोटी वेटलैंड भी है। इसके अलावा खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और
सिंबलपारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये वो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे साथियों। और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक तो शिमला हम सभी जानते हैं, जबकि शीतकालीन राजधानी की बात करें तो वो है धर्मशाला। धर्मशाला में जहाँ एक खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है और बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल साथियों। सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही अपने सुझाव और समर्थन देना ना भूलें। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।